every single day. I'm gonna make. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकीवर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने जो चैप्टर 12 है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स वाला, वो पूरा कर लिया है। यहाँ पे हमने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। अब ये काफ़ी लंबा सा चैप्टर है, नहीं मतलब काफ़ी लंबा तो नहीं, ठीक ठाक सा है। इसकी मैं आपको आज की वीडियो में मैं इसके बेसिकली बताऊंगा फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर कि अब जैसे कि यार मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया ही था कि जो स्ट्रक्चर होता है वो किस किस टाइप का होता है, जिसमें जो आपके ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर थे, है ना, वो वाले तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न स्ट्रक्चर्स की, जितने भी आपके मॉडर्न होते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना, ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दिखाता है। अलग अलग पोजीशन में जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या होगा, ये प्लान्ड रिलेशनशिप होता है। जो आपके ग्रुप्स होते हैं, रिलेटेड फंक्शंस हो गए, फैक्टर्स, इन सब के बीच में ऐसा ये सब रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीधा सीधा बात करते हैं यार फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है, और जो डिपार्टमेंट है वो बनाए जाते हैं किसके बेसिस पे, स्पेसिफाइड फंक्शंस के बेसिस पे जो आपको परफॉर्म करने हैं। जो एक्टिविटीज़ हैं एक फंक्शन से रिलेटेड, उनको एक सिंगल यूनिट में ग्रुप कर दिया जाता है और पूरे ग्रुप को एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में जो मेजर फंक्शंस हैं, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रुप किया जा सकता है। आप सामने फ़ोटो में देख सकते हो, ठीक है ना। यही चीज़ जो मैंने आपको बताई अभी वही है। जो फंक्शंस दिखाए गए हैं इस फोटो में, वो नॉन इंडस्ट्रियल कंसर्न्स और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं सब में अलग अलग होंगे। एक इंश्योरेंस कंपनी में डिपार्टमेंटेशन कैसे कर सकते हैं आप, कि अंडरराइटिंग एजेंसी, क्लेम एडजस्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। जो फंक्शनलाइजेशन है वो भी हो सकती है, एक स्टेप फर्दर आप लेके जा सकते हो। मतलब जैसे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, उसको आप 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, जैसे एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस एंड मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने इनमें 4 में डिवाइड किया और उनको आपने फर्दर और डिवाइड किया। अब जो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन है वो एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है। ये ऑलमोस्ट हर एंटरप्राइज पे होती है यार, किसी ना किसी लेवल पे ना इनको रखनी होती है, ताकि प्लानिंग बेहतर हो सके, कंट्रोल बेहतर हो सके, जिससे क्या है कि एंटरप्राइज का जो सर्वाइवल है, ग्रोथ है, वो उसी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। अभी जो प्रोडक्शन में इंगेज होती है एंटरप्राइजेस कि या तो उनका कोई सिंगल प्रोडक्ट हो जिसका वो प्रोड्यूस करती हो, या फिर कोई बहुत कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो, तो उसमें तो ये ना सही रहती है, काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। तो इसमें ना क्या है, तब आप इसे लाते हो कि आपके अलग अलग जो फंक्शंस हैं वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन लानी हो, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह वगैरह। पर जहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैंडल करने हो तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनसफिशिएंट रहती है। इसके क्या फ़ायदे नुकसान है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज, अब जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान रहता है फंक्शंस और सब फंक्शंस के बेसिस पर। दूसरा, ये जो है आपके जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको बैलेंस्ड वेटेज देने के लिए अलाउ करती है, जिसमें क्या है ना कि फर्म का सर्वाइवल इसी पे डिपेंड करता है, तो बैलेंस्ड वेटेज रहती है। थर्ड, ये स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस करता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है और आपके ऑपरेशंस इकोनॉमिकल रहते हैं। फोर्थ, इससे जो डिपार्टमेंट्स है अलग अलग, उसमें पर्सनल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, अच्छे से निचोड़ लिया जाता है। फिफ्थ है, इसमें जो स्पेशलिस्ट मैनेजर्स हैं उनकी ट्रेनिंग में मदद करता है, ना कि जनरलिस्ट मैनेजर। सिक्स्थ, इसमें जो हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ है उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर किया जाता है। और सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट है कि ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इससे होती है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अलग अलग फंक्शनल हेड्स पर अपनी पूरी डेलीगेशन कर सकता है। क्या नुकसान है इसके, पहला पॉइंट, जो हर डिपार्टमेंट है वो उसकी ना नैरो रेंज रहती है एक्टिविटीज़ की, कि उसी फंक्शन से रिलेटेड वो अपना पूरा काम करता है, तो रेंज उसकी काफ़ी नैरो हो जाती है। दूसरा पॉइंट, काफ़ी डिफ़िकल्ट है कोऑर्डिनेशन अचीव करना डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्यों, क्योंकि ओरिएंटेशन सबकी अलग अलग होती है। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है डिपार्टमेंट्स के बीच में, जो मिसट्रस्ट का एटमॉस्फेयर है वो आ सकता है, और उसकी वजह से इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, यानी आपस में उनके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, डिसीजन जो है काफ़ी डिले हो जाता है। ऐसा डिसीजन यार जहाँ पे आपको ना एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट से बात करनी है, 2, 3, 4 डिपार्टमेंट से आपको कंसल्टेशन लेनी है, मिलकर डिसीजन लेना है, तो उसमें काफ़ी डिले हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ है
कि अगर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क डिस्ट्रॉय हो सकता है। 6th पॉइंट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है हो सकता है वो अनसेटिस्फैक्टरी प्रूव होए, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स या स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं देखने हैं, तो वहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी। और 7th एंड लास्ट है जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, उससे जो जनरलिस्ट मैनेजर्स होते हैं, ऐसे मैनेजर जो ऑलराउंडर्स हैं, उनकी बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको डेवलपमेंट नहीं हो पाती है उनकी, आप उनको बस एक ही टाइप के काम के लिए रखते हो, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ फ़ायदे नुकसानों का है। अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, यूनिट्स बनाई जाती हैं, डिविजन्स बनाई जाती हैं, जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वो बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो कंपनी है उसके 3 डिवीजन हो सकते हैं, टेक्सटाइल, सीमेंट और शिपिंग के, ठीक है। अब उनकी फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या है ना कि उसमें यह है ना कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, या जैसे कॉर्पोरेट प्लानिंग है, फाइनेंस, लीगल, रिसर्च डेवलपमेंट, तो ये सारी जो है हेडक्वार्टर्स जो है ऑर्गेनाइज करता है। यार आप सामने फ़ोटो में देख सकते हो, यहाँ पे जो फ़ोटो आपको देखने को मिल रही है, इन्होंने ऐसे डिवाइड किया हुआ है, वही जैसे मैंने आपको अभी चीज़ें बताई ना, उसी के हिसाब से कर रखा है। जो स्ट्रक्चर है काफ़ी पॉपुलर है बड़ी बड़ी फर्म्स में, जहाँ पे उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में ऑपरेट कर रही होती हैं। जो प्रोडक्ट है वो अनरिलेटेड होते हैं कई बार, और उनको ना अलग से आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है एक ही टीम आपकी दोनों प्रोडक्ट संभाल लेगी, नहीं नहीं, अलग अलग देखना होता है उनको, ठीक है ना। और अलग अलग फंक्शन के हिसाब से हो सकता है। कई बार जगह आपकी अलग अलग होती है, अलग अलग जगह पे आप काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से फिर अलग अलग टीम बनानी होती है। हर जगह की यूनिक प्रॉब्लम होती है। डिविजनल स्ट्रक्चर में हर डिवीजन जो है वो सेमी ऑटोनमस है, उसके पास खुद के रिसोर्सेज होते हैं, खुद की फैसिलिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ का डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन नहीं होता है। सिर्फ एक्टिविटीज़ का ही नहीं, लोगों का, इक्विपमेंट का, किसी का नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे 2 डिवीज़न, उनके पास ना अपनी अलग सेपरेट मार्केटिंग वो होगी, रिसर्च टीम होगी, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होंगे। हम एज्यूम करते हैं कि टिपिकल कंपनी जिसमें 2 डिवीजन है, मेटल प्रोडक्ट्स और सीमेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। हर डिवीजन जो है वो आगे अपना फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन परफॉर्म करेगा। इंडिया में कई सारी कंपनी हैं जैसे ग्वालियर रेयॉन्स, सेंचुरी मिल्स, वोल्टास, जो डिविजनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करती हैं। अभी जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें क्या है कि आप इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक प्रोडक्ट बेस्ड होता है और दूसरा होता है टेरिटरी बेस्ड, बेसिकली जोग्राफिकल। इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर की। जो प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है वो जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, जिनकी बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। इसमें क्या है, हर मेजर प्रोडक्ट को या फिर प्रोडक्ट लाइन को एक सेपरेट डिवीजन की तरह रखा जाता है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट एरिया की जो ग्रेट यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी काफ़ी सिग्निफिकेंस होती है। उनको स्पेशलाइज्ड मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेंड पर्सनल चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक हर प्रोडक्ट जो है कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स होता है, कईयों को बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है हर प्रोडक्ट के लिए। जैसे सेंचुरी मिल्स हैं, उसकी सेपरेट डिवीजन है टेक्सटाइल, सीमेंट और शिपिंग की। वही जैसे मैंने आपको फोटो दिखाई थी, दोबारा दिखा देता हूँ, इस फोटो में है, देख सकते हो आप। जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिस होता है डिपार्टमेंटेशन का। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट डिविजन्स क्रिएट करता है। हर एक जो है एक आपका डिपार्टमेंट जो बन रहा है वो एक प्रॉफिट सेंटर बनता है। अकाउंटेबिलिटी पर्पज़ के लिए आपको देखना पड़ता है हर एक को, हर एक प्रॉफिट जनरेट करेगा। ये पूरी अटेंशन लेकर आता है, एफर्ट्स लेकर आता है प्रोडक्ट लाइन्स पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है प्रॉफिट की डिवीजन लेवल पे। जो प्रोडक्ट डिवीजन है वो सेमी ऑटोनमस होते हैं, तो इससे क्या है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल अच्छे से हो पाती है। जो मार्केट ओरिएंटेड, लॉन्ग रेंज, ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज़ हैं वो प्लान कर सकते हो, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो टॉप मैनेजमेंट है वो अलग अलग जो आपके प्रोडक्ट डिविजन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ईजीली इवेलुएट कर सकती हैं और प्रोडक्ट लाइन को अच्छे से ग्रेट अटेंशन दे सकती है, जो कि ना मतलब लेस प्रॉफिटेबल है। वही आपके 4 प्रोडक्ट है, उसमें एक का प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, भैया देखो इस प्रोडक्ट से मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये ना काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है कि यहाँ पे आपको अलग अलग एक प्रोडक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है। सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही नहीं, जिससे कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव होती है। क्या फ़ायदे नुकसान है इसके, फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला फ़ायदा, जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन है वो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं जो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में होती है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेशन नहीं है, एक नहीं है एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से। इसमें प्रोडक्ट एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन का भी हो पाता है, ऐसा पॉसिबल हो जाता है। दूसरा, ये हर प्रोडक्ट लाइन पे इंडिविजुअल अटेंशन देती है।
तीसरा, ये जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं उनकी स्पेशलाइजेशन इसमें आपको देखने को मिलती है कि उन प्रोडक्ट्स के बेसिस पर जो उसको फ़ायदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा आ रहा है ना। फोर्थ है, ये यहाँ पे आप अलग अलग प्रोडक्ट डिवीज़न की परफॉर्मेंस को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। फिफ्थ, यहाँ पे जो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है उसको बाकी प्रॉब्लम से अलग रखा जाएगा, तो उसका प्रॉब्लम से कोई दूसरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होगा। सिक्स्थ है इसमें कि हर प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो जो प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस की हर मतलब है ना हर फंक्शन को उसे सुपरवाइज करना है अपनी प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है कि आप एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन कर सको, डेवलप कर सको, जो ऑलराउंडर्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें हर चीज़ देखनी है। क्या नुकसान है इसके? सबसे पहला कि यहाँ पे डुप्लीकेशन रहती है लोगों की, फिजिकल फैसिलिटीज़ की। हर प्रोडक्ट डिवीज़न जो है अपनी सेपरेट फैसिलिटी और पर्सनल को रखता है। इससे क्या है, अनइकोनॉमिकल हो सकता है कि आप जो स्पेशलाइज स्किल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं डिपार्टमेंट के, उनको फुल्ली यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और स्मॉल फर्म्स ये नहीं कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि एंटरप्राइज के लिए कि वो अब टेक्नोलॉजी डिमांड में चेंजेस को अडेप्ट कर सके। अब जो प्रोडक्ट लाइंस हैं वो ऐड करना, ड्रॉप करना, है ना, ये होता है कि हाँ भाई आसान है, आप प्रोडक्ट लाइन को ऐड करो, ड्रॉप करो, लेकिन ऐसे चेंजेस को अडेप्ट करना ना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन है उसे काफ़ी डिफिकल्टी आ सकती है कोऑर्डिनेशन में, जो आपकी कुछ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, उनमें। तो जो डिपार्टमेंटेशन है उसमें क्या है कि इससे ना डुप्लीकेशन हो सकती है फैसिलिटीज़ की, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे स्मॉल फर्म्स ही नहीं ले पाती हैं। वही जैसे मैंने कहा कि जो प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है ये सिर्फ ना काफ़ी थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जिन पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों, ठीक है ना। अब बात करते हैं जोग्राफिकली टेरिटरी बेस्ड स्ट्रक्चर की। हाँ, इसका डिविजनल का दूसरा टाइप, जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्या है, आपके अलग अलग रीजन्स या जोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से बनाया जाता है। तो क्या है, हर एक रीजनल ऑफिस रहेगा और सबके अपने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बता LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें ना सेमी ऑटोनमस डिविजन्स हैं कंट्री के अलग अलग रीजन्स में। हर डिवीज़न जो है वो रेगुलेट करती है LIC की ब्रांचेस को जो उसकी टेरिटरी में है। हर ब्रांच का एक सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने सब अच्छे से पूरा काम करते हैं, पॉलिसीज़ का, कलेक्शन ऑफ प्रीमिया, एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम्स, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। जो डिविजनल स्ट्रक्चर है टेरिटरीज़ पे बेस्ड, वो मैं आपको ऐसे सामने फोटो में दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो। जो डिपार्टमेंटेशन है जो टेरिटरीज़ के हिसाब से करी जा रही है वो काफ़ी सूटेबल रहती है सर्विस इंडस्ट्रीज़ की, जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट की हो गई, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गई, तो जिनके कस्टमर्स ना पूरी कंट्री में फैले हुए होते हैं। तो इससे आप एक हर रीजन की कस्टमर्स की क्या डिमांड है, उनकी कुछ अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको देख सकते हो। क्या फ़ायदे और नुकसान है इसके? सबसे पहला फ़ायदा कि यहाँ पे लोकल ऑपरेशंस का बेनिफिट आप उठा सकते हो। जो लोकल मैनेजर्स हैं वो काफ़ी सही रहते हैं, उनको रहता है कि कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको सब मालूम रहता है। वो लोकल सिचुएशंस को अडेप्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं काफ़ी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। दूसरा पॉइंट, जो कंपनी है वो अलग अलग रीजन्स की डिमांड्स को ज़्यादा इफेक्टिवली पूरा कर पाती है। तीसरा पॉइंट कि आप जो लोकल कस्टमर्स हैं उन पे आप अच्छी अटेंशन दे पाते हो, बढ़िया अटेंशन देते हो। इससे क्या है, कंपनी की इमेज भी बढ़ती है, गुडविल भी बढ़ती है, प्रोडक्ट्स की क्विक डिलीवरी होती है कस्टमर्स को अलग अलग एरियाज़ में, और लोकल मार्केट्स को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। फोर्थ, जो रीजनल डिवीजन है इससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, एक्टिविटीज़ को आप एक पर्टिकुलर एरिया में सुपरवाइज अच्छे से कर पाओगे, ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। जो फिफ्थ पॉइंट है, जो डिपार्टमेंट्स जो टेरिटरीज पे बेस्ड हैं वो एक ऑटोनमस यूनिट की तरह काम कर सकते हैं। सिक्स्थ, यहाँ अलग अलग रीजन में बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए फ़ायदेमंद रहती है। सेवन्थ, ये बेनिफिशियल होती है अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कंट्री के, तो ये बेनिफिशियल है। क्या इसके नुकसान हैं? पहला पॉइंट, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अनइकोनॉमिकल ऑपरेशंस होते हैं। दूसरा, यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है अलग अलग रीजनल ऑफिसेस के बीच में, वो ना कुछ एरियाज में हो सकते हैं एक दूसरे से कम्पीट करने लगे। थर्ड, वहाँ पे आपको टैलेंटेड लोगों की कमी पड़ सकती है जो रीजनल डिपार्टमेंट्स को देखेंगे, उसको संभालेंगे। फोर्थ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज की वजह से,
जो ऐसी देती हैं, सेंट्रलाइज सर्विस देती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो अलग अलग रीजन्स में लोकेटेड हैं। तो ऐसी छोटी मोटी इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ ना कुछ। और फिफ्थ है कि जो मार्केटिंग और जो पर्सनल हैं पॉलिसीज़ हैं हर एरिया में उनको यूनिफॉर्म करना बहुत दिक्कत रहेगी, आसान नहीं है। हर यूनिट की जो लोकल नीड्स कुछ ना कुछ हो सकती हैं, फ़र्क हो सकता है। सेम पॉलिसीज़ जो हैं आप नहीं चला सकते हो मार्केटिंग की, एम्प्लॉयज़ की, हर एक अपने एरिया में, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो बस यार हमारे यही टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जो अगली वीडियो में मैं उसमें आपके साथ डिस्कस करूँगा कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी और उसके बाद आखिरी वीडियो आएगी आपकी मैट्रिक्स एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको नीचे थैंक्स का बटन दिख रहा है तो वहाँ से आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो बहुत जल्दी दिखने लगेगा। और वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, फ़ायदा सबको होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।